मॉर्निंग लाहौर और सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हस्ती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और तमाम अहले इस्लाम को जो हमें इस वक्त देख रहे हैं जागो लाहौर की टीम की जानिब से जनाब जुम्मे का अजीम दिन बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। नया दिन है, नई सुबह का आगाज़ इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे। अपना तो ख्याल रख ही रहे होंगे लेकिन अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखा करें और अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसे भी साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करनी चाहिए। खुशियाँ बांटते रहना चाहिए और खुशियाँ समेटते रहना चाहिए और उनके ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए। और इसी बात पे जनाब इस चीज़ जो आपके पास मौजूद होती है ना उस हवाले से भी हमें हमेशा शुक्र अदा करना सीखना चाहिए। और अल्लाह की तकसीम है, वो जिसे चाहे ज़्यादा अदा करता है और जिसे चाहे थोड़ा दे देता है। तो किसी की दौलत या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसकी आप हसरत रखते होते हैं लेकिन आपके पास वो मौजूद ना हो तो इससे हसद करने से वो चीज़ कभी भी आपको नहीं मिल सकेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि दो चीज़ें हैं जो मोमिन के दिल में इकट्ठी नहीं हो सकती हैं, एक ईमान और दूसरा हसद। यानी कोई शख्स कहे कि मैं मोमिन हूँ लेकिन वो हसद भी करता हो तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो मोमिन हो। जो मोमिन शख्स होता है ना वो कभी हसद नहीं करता और इसका अल्लाह पे ईमान बड़ा पुख्ता होता है कि अल्लाह ताला जो कुछ भी उसको अता कर रहा है, उसके लिए कर रहा है, वो रोज़े क़यामत उसके इमाल का हिसाब लिया जाएगा। तो इसलिए जनाब अपने ऊपर तो हमें यकीन है ही है लेकिन अल्लाह पाक के ऊपर कामिल यकीन रखना चाहिए और अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। जो भी मकसद आप लोगों का है, जो भी मोटिव आप लोगों का है, तो उस हवाले से अपनी मेहनत जितनी कर सकते हैं आपके हाथ में वही होता है कि जितनी आप मेहनत करेंगे जो उसका फल है, जो उसके समरात हैं, वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसका फल आपको ज़रूर अच्छा देगा। देर सवेर हो जाती है लेकिन अफसोस नहीं करना चाहिए और दिल जो है ना वो छोटा नहीं करना चाहिए और कभी भी मायूसी को अपने अंदर नहीं लेकर आना। आपने हमेशा अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह का शुक्र गुज़ार होना है और नए से नए और आगे से आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहना है। हम भी आगे बढ़ते हैं और जनाब मौसम के हवाले से बात करेंगे। मौसम तो इस वक्त बहुत ही खुशगवार और मैं तो कहूँगी कि दिलनशी हुआ है। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस जिसमें हम सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और एक्सपर्ट से इनका बेहतर इलाज और एहतियात जानते हैं। तो जनाब पाकिस्तानी मुआशरे में ख़ानदान में शादियों का रिवाज काफ़ी पाया जाता है जिसका मतलब ये है कि अक्सर अफराद के आबाओ अजदाद एक ही होते हैं और पाकिस्तान में कज़न मैरिजेस की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और तहकीक के मुताबिक 65% के साथ पाकिस्तान दुनिया भर में कज़न मैरिज में सबसे आगे है। इसके बाद दूसरे नंबर पे इंडिया आता है, फिर सऊदी अरब आता है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, मिस्र और तुर्की भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान जो साइंसदान हैं उनकी एक टीम ने मकामी आबादी में 30 ऐसे जीन्स की निशानदेही की है जो आबादी में जहनी पसमानदगी और दिमागी कमज़ोरी की मुमकिना वजह हो सकते हैं और अगली नस्लों पर मनफी असरात भी मुरतब कर सकते हैं। जबकि माहिरीन के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह कज़न मैरिजेस या ख़ानदान में बाहमी शादियाँ होती हैं। ताहम इस हवाले से क्या ये कहना ठीक होगा कि ख़ानदानों में आपस में की जाने वाली जो शादियां हैं वो बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा पैदाइशी नुक्स का ख़तरा भी बढ़ा सकती हैं? इस पर आज हमने गुफ्तगू करनी है और मज़ीद भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो हमने जवाबात लेने हैं। इस वक्त इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ डॉक्टर गज़ाला रूबी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब डायरेक्टर हैं जेनेटिक लैब है जो जनरल हॉस्पिटल की उसकी डायरेक्टर हैं और PhD जेनेटिक्स में ही उन्होंने किया और इन तमाम तर प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस करती हैं। डॉक्टर गज़ाला आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर गज़ाला ये जो कज़न मैरिजेस हैं ये इसका रवाज आपको पता है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में और 65% के साथ हम लिस्ट में फ़र्स्ट नंबर पर आ चुके हैं। तो इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कज़न मैरिजेस की? कज़न मैरिजेस पहले तो, अब तो फिर भी लोग बाहर करने लग गए हैं। पहले तो 98% बल्कि 100% लोग कज़न मैरिजेस पे ही जाते थे। उसमें ये होता है कि अगर आपके कोई फोर फादर में कोई डिज़ीज़ है तो वो अगली जनरेशन्स तक जाती है। अच्छा। इवन अगर आपके पेरेंट्स या आपके फोर फादर कोई कैरियर थे तो 25% चांस होता है कि आपके वो एक बच्चा जो होगा, 4 बच्चों में से एक बच्चा जो होगा मुकम्मल डिजीज़्ड होगा।
ठीक है, किसी भी अच्छा। तरह की जो इनहेरिटेड डिजीज़ हैं, जैसे थैलेसीमिया हैं, ब्लड बॉर्न डिजीज़ हैं, कोई और जो भी जेनेटिक डिजीज़ हैं, वो सारी 25% आपका बच्चा फुली डिजीज़्ड होगा और 2 बच्चे आपके कैरियर होंगे अगेन, और एक बच्चा 4 में से आपका ठीक होगा। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि वो पेरेंट्स हेल्दी थे तो लेकिन वो कज़न थे तो उनकी हमने शादी कर दी तो अब वो आगे उनके चारों बच्चे या अगली जनरेशन उनकी ठीक होगी। वो हमेशा 25% कैरियर होते हैं और 25% अगली नहीं तो अगली जनरेशन में ज़रूर पास ऑन होता है। अच्छा। क्योंकि उनका कॉमन जीन पूल सेम रहता है ना। सही, आपका ठीक जब है। कज़न मैरिज होगी तो हाँ। आपका जीन पूल वही सेम होगा। आपके जो करेक्टर जीन्स पे कैरी करते हैं वो एग्जैक्टली उसी तरह ही ट्रांसफ़र होंगे। जैसे आपके डायबिटीज़ है, आपके कैंसर डिजीज़ हैं, आपके हार्ट डिजीज़ हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया का ये वो प्रॉब्लम। हैं जो कि उसके बाद मेंटली डिसऑर्डर्ड हैं जितने भी, ठीक है, वो डाउन सिंड्रोम है, ये वाली सारी डिजीज़, स्टीफन सिंड्रोम है, ये सारी डिजीज़ आपकी जेनेटिक डिजीज़ हैं जो कि पेरेंट्स से ही होती हैं, पास ऑन होती हैं। और आपको पता है कि 50% डीएनए आप फादर की तरफ से और 50% मदर की तरफ से आता है। हाँ जी। तो वो जब डीएनए के साथ हम अच्छे करेक्टर कैरी करते हैं तो जाहिर है कि डिजीज़ करेक्टर भी तो कैरी करते हैं। वो जो कैरी करते हैं जैसे फिनोटिपिक के माँ की तरह की आंखें हैं या कलर है, तो वो जो अंदर वाले करेक्टर हैं, जीन्स जो कैरी कर रहे थे वो हमें उस वक्त नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन वो लेटर ऑन जाके लाइफ में एग्जिबिट होते हैं जी। और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन पे भी इसी तरह ही पास ऑन होते हैं। तो इसलिए एडवाइस किया गया था कि भाई आप कज़न मैरिजेस ना करें और बाहर के करें ताकि एक्सटेंड करें रिलेशनशिप्स, ताकि आपके पास वैरायटी आए। लेकिन क्या डॉक्टर ज़ला, ये मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगी कि अगर एक चेन चलती आ रही है कज़न मैरिजेस की एक ही ख़ानदान में कि कज़न मैरिजेस ही होनी है, लेकिन अगर उसके अंदर से एक ब्लॉक जो है वो कहीं बाहर शादी हो जाती है, तो क्या ये चेन टूट सकती है? ये फिर बिल्कुल टूट जाएगी ना, चेन टूट जाएगी, क्योंकि जब कोई एक आध बाहर शादी हो गई है तो उसका ब्लड ग्रुप डिफरेंट होगा, ठीक है, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होगा, तो वो जाहिर है कि जो भी आपके ऑफस्प्रिंग या बेबी प्रोड्यूस होंगे वो उस तरह का उनका जेनेटिक पिकअप नहीं होगा ना, वो एक डिफरेंट वेरिएंट प्रोड्यूस हो गया आपका। फॉर एग्जांपल अब आपकी बड़ी कॉमन है कि जिस तरह आप अच्छी वीट के लिए डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए आप टोमेटो, पोटैटो, आप अपनी वीट पे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है और डिजीज़ फ्री आपकी पेस्ट प्रोड्यूस हो रही हैं, फ्लावर्स हो रहे हैं, आपकी जितनी भी प्रोडक्शन है इसकी एग्रीकल्चर की, वो सारी इसी बेस पे हम कर रहे हैं ना कि डिफरेंट वैरायटीज़ को हम क्रॉस ब्रीड कराते हैं ना। हम सेम वैरायटीज़ को कराएं तो हमारे डिजीज़ नहीं प्रोड्यूस होंगे ना फिर, जी। ठीक है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है और डिजीज़ फ्री हो रही है। और कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि ऑटोसोमल कैरियर होते हैं। आप सोचते हैं कि मैंने कोई फर्स्ट कज़न से तो शादी नहीं की, मैंने तो सेकंड कज़न से की है, तो ये मेरी सेकंड कज़न है या थर्ड कज़न है, तो वो सेकंड कज़न या थर्ड कज़न का फोर फादर तो सेम था ना। तो उसके अगर आपका एक बच्चा आपकी जनरेशन में नहीं डिजीज़ हुआ तो आप उसके कैरियर तो हैं ना। आप उसकी फर्स्ट या सेकंड जनरेशन में जाकर तो वो डिज़ीज़ पास ऑन कर ही रहे हैं ना। जैसे थैलेसीमिया ट्रेट में अब तो उन्होंने कंपलसरी कर लिया कि जब आप शादी करें तो आप इसकी टेस्टिंग करवा लें ब्लड की अपनी, ताकि आप यू आर फ्री ऑफ दिस ट्रेट, ताकि आप उससे शादी कर सकते हैं नेक्स्ट से, सो दैट कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आए दैट वुड बी फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता है इनफर्टिलिटी भी है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये इस वजह से भी है प्रॉब्लम। ये फैमिली कॉन्सिन्गेनिटी इनको हम कहते हैं, कॉन्सिन्गेन मैरिजेस कहते हैं इनको, कि जिसमें आप किसी न किसी तरह आपके कज़न्स रिलेटेड हैं, मदर पैटर्नल साइड से या मैटरनल साइड से, तो वो आपकी इनफर्टिलिटी देखने में तो दोनों जी गायनी वाले को दिखाया उसको दिखाया ठीक थे, लेकिन अल्टीमेटली लेटर ऑन दे डोंट हैव एनी बेबी, सो बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस दे कैन हैव दिस एज वेल। ठीक है, मतलब ज़्यादातर जो रूट कॉज होती है वो ये होती है कि कज़न मैरिजेस हुई भी होती हैं और वो जो जेनेटिकली जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे आती जाती हैं। तो ये सिर्फ फर्स्ट कज़न मैरिजेस के नहीं, ये सेकंड और थर्ड के साथ भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेकंड और थर्ड में आप कैरियर हो सकते हैं ना। ओके, कैरियर हो सकते हैं, और अगर आपकी अपनी जनरेशन अपने फैमिली के बच्चे नहीं हैं लेकिन आप कैरियर हैं, तो आपके क्रोमोसोम पे वो जो जीन है वो उस
ट्रेट को पास ऑन कर रहा है आगे, और वो ऑब्वियसली जब वो पास ऑन कर रहा है तो आप अपने बच्चे को कर रहे हैं, उससे अगले बच्चे को कर रहे हैं। आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ऑब्वियसली डिजीज़्ड ही होगी, या इनफर्टाइल होगी, या कुछ और प्रॉब्लम होगी, या फिजिकली प्रॉब्लम होंगे, या मेंटल रिटार्डेशन के प्रॉब्लम्स होंगे। अच्छा, इसमें कोई भी डिजीज हो सकती है, किसी भी किस्म की डिजीज हो जो सकती है, या जो आपके कोई मखसूस डिजीजेज हैं जो जी इनके आपके थ्रू जो होती हैं? फोर फादर्स में होगी हाँ। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वो सारे पास ऑन होते हैं आप पे। उसमें आपकी फैमिली में कोई ना कोई होता है। जब आप कहते हैं ना कि मेरी तो फैमिली में कोई भी मेंटल रिटार्डेशन या नहीं था, ये सिंड्रोम नहीं था, लेकिन अगर आप कभी जाके देखें तो आपके फोर फादर में लास्ट कहीं ना कहीं आपकी बैक जनरेशन में कोई एक पेशेंट होता है। और वो जब फिर आप कज़न मैरिज करते हैं तो वो आपका जीन मल्टीप्लाई होता है। अच्छा। और वही मैंने आपको बताया है कि कॉमन जीन पूल सेम रहेगा ना जी, आपका, ठीक है। तो वो जब आपका जीन पूल ही सेम रहना है तो फिर तो आपकी वही प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिजीज़ बढ़ जाती है आपकी। तो इसका कोई हल है, इसका कोई सोल्यूशन है हमारे एक्सपर्ट्स के पास कि किस तरह इसे बेहतर किया जा सकता है? इसका यही है कि आप अपने फैमिली रिलेशंस को एक्सटेंड करें। लेकिन लोग नहीं मानते हैं, क्या करें हम? मेरा इतनी ख्याल है अवेयरनेस हमारे फैलाते तो हैं, नबी आप ने लोग भी भी कहा आते था हैं, कि हाँ। अपने रिलेशनशिप बढ़ाओ और बढ़ाएं, बाहर शादियां हाँ। करो। उन्होंने भी इस बात पे जोर बिल्कुल। दिया था, और उस ज़माने में भी ये था कि लोग दूसरे कबीलों में शादियां करते थे। तो इसको ज़रा एक्सटेंड करें रिलेशनशिप्स को, और कोशिश करें कि ताकि आपके डिज़ीज़ फ्री, आपकी पूरी फैमिली में अगर एक भी बंदा जो डिजीज़्ड हो जाए, मेंटली रिटार्डेड हो जाए, फिज़िकली रिटार्डेड हो जाए, या किसी को इनफर्टिलिटी हो जाए, तो वो आप ये ना सोचें कि आपकी फैमिली पे इफ़ेक्ट है, वो आपकी पूरी इर्द गिर्द पूरी जनरेशन जुड़ी हुई हैं, तो वो उन सारों पे उसके आफ्टर इफेक्ट्स जाते हैं। तो बेहतर है कि आप एक स्टेप लेने से पहले थिंक अबाउट इट मल्टीपल टाइम्स दैट यू आर गोइंग टू मैरी विद द फर्स्ट कज़न और द सेकंड कज़न टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है। अब मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत फिर भी डॉक्टर गजाला अवेयरनेस लोगों में आ गई हुई है कि लोग अब कज़न मैरिजेस में नहीं कर रहे हैं। वो टेस्ट करवा लेते हैं कि भाई ये टेस्ट करा के पता चल जाता है कि कितने थैलेसीमिया और ये जो जेनेटिक कैरियर है इसे तो पता चल जाता है। तो बेहतर है कि आप अपने देख लें कि भाई अगर ये बंदा कैरियर है या नहीं इस डिज़ीज़ का, तो फिर उससे ये है कि एटलीस्ट आप 50% तो अपने आप को उन चीज़ों से रोक सकते हैं। तो किस तरह अगर टेस्ट करा के एक जोड़ा है, उनकी शादी हो गई, अब उन्होंने टेस्ट कराया तो वो कैरियर है इस चीज़ के, तो वो क्या फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इलाज क्या होगा कि वो आगे ट्रांसमिट ना कर पाए? फिर तो वही है कि जो अपने बच्चों की आगे शादियाँ ना करें। अच्छा, लेकिन उनके बच्चों के अंदर तो आ जाएगी ना, उनके बच्चों के अंदर आ गया है ना। हाँ। लेकिन वो दूसरी फैमिली में शादियाँ करें जाके, नंबर 1। और नंबर 2 कि फिर उसको डिजीज़ करें, फिर उसकी जेनेटिक काउंसलिंग करें। ठीक है। हमारे यहाँ तो क्योंकि रिलीजियसली इसका अलाउड नहीं है, वरना बाहर तो जेनेटिक काउंसलिंग से ऐसी चीज़ों को वो टर्मिनेट करवा देते हैं बिफोर द टाइम, ताकि वो डिजीज़ जनरेशन ना चलती जाए। फिर अच्छा, वो कैरियर जाएंगे तो आगे डिजीज़ जनरेशन चलती जाएगी, एक के बाद एक, 2 जनरेशन के बाद फिर उनके 2 बच्चे अब नॉर्मल होंगे, 1 जनरेशन के बाद फिर एक अब नॉर्मल होगा। तो वो फिर इसको पास ऑन करने के लिए, इसको कंडेम करने के लिए, ये रोकने के लिए वो एक तो नेक्स्ट जनरेशन अपने कज़न्स में शादी ना करे, और एक ये है कि उनकी जेनेटिक काउंसलिंग की जाए प्रॉपर। अच्छा, दूसरा ये भी प्रॉब्लम आती है जिसके हवाले से अब हम गुफ्तगू करेंगे अपनी नेक्स्ट मेहमान के साथ डॉक्टर गजाला, कि लोग बाहर शादी इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके रिश्ते नहीं मिल रहे होते हैं, बाहर अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे होते हैं, तो वो अपनी फैमिलीज़ में भी इसलिए रिश्ता कर लेते हैं कि देखा वाला बच्चा है या देखी वाली बच्ची है तो अपने ही हैं, और पता है बचपन से किस तरह पाला है, किस तरह उनकी परवरिश हुई है, तो शायद अच्छे तरीके से चीज़ें या रिश्ते चल सकेंगे। तो क्या डिमांड्स होती हैं लोगों की शादी के हवाले से, घरों में जो आपस में शादियां किस तरह की जाती हैं और बाहर के हवाले से किस तरह की डिमांड्स होती हैं, उस हवाले से बात करेंगे। शाजिया रहमान हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जो कि मैच मेकर हैं। शाजिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाजिया, बताइएगा, आज हम जेनेटिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरह कज़न मैरिजेस जब होती हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं, लेकिन आपके पास किस तरह की डिमांड्स आती हैं शादी के हवाले से, लोग क्या डिमांड्स करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शादी के हवाले से डिमांड, सबसे पहले अगर मैं ये बात करूँ तो आप लड़का और लड़की दोनों की एजुकेशन की डिमांड आती है।
खूबसूरती अब सेकंड नंबर पे आ गई है। ज्यादातर लोगों के जहन में ये होता है कि जी एजुकेशन क्या है लड़के की या लड़की की, और उसके बाद जाके आता है कि जी कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खानदान है, क्या सिलसिला है। जो चीजें पहले देखी जाती थी कि खानदान क्या है, वो चीज अब शायद थर्ड नंबर पे आ गई है या वो एंड में आ गई है। नहीं तो अब जैसे पहले हमने देखा था कि लोग ज़्यादातर अपने ही रिश्तेदारों में शादियां कर रहे होते थे, तो अब कितने % रेशो है जो अब बाहर शादी करना चाह रही होती है, और आप लोगों के पास किस तरह के लोग आते हैं? अच्छा, ये हर शहर में अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पूरे पाकिस्तान की बात करें तो गांव में ये एक अलग रेशो है, कराची में अलग है, लाहौर में अलग है, इस्लामाबाद क्योंकि मिक्स कल्चर है उसकी एक वो चीज़ अलग है। लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये कज़न मैरिज का रुझान कम हो गया है, उसकी वजह यह है कि अब पाकिस्तान आने के बाद मेरा ख्याल है हमारी थर्ड जनरेशन आ चुकी है जिसकी शादियाँ हो रही हैं। तो अल्लाह न करे जो बीमारियाँ हैं वो मजीद बढ़ती भी आई हैं। तो लोगों को एक तो ये एक्सपीरियंस हो गया है, दूसरा वो जो पहले कहते थे ना कि अपना है तो छाँव में मारेगा, तो अब लोगों को ये अवेयरनेस आ गई है कि जी मारना किसी सूरत जायज़ नहीं है या अलाउ नहीं है, तो अपना मारे या गैर मारे तकलीफ वही होती है। तो कज़न मैरिजेस मुझे ऐसा लगता है कि कब होती है, उसकी वजह यह है कि जो कामयाब हैं वो तो कामयाब हैं, लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि लड़की अगर सगी खाला की बेटी है तो अल्लाह ना करे अगर डिवोर्स होती है या कोई प्रॉब्लम होता है तो बाकी के सारे ख़ानदान का रिश्ता भी उसके इन लॉज से ख़राब हो जाता है। तो लोग अब ख़ानदान में शादी करते हुए घबराते हैं या हेजिटेंट होते हैं, ये कहना ज़्यादा जायज़ होगा। लेकिन मतलब इस तरह के प्रॉब्लम्स की वजह से वो लोग शादियां नहीं करते हैं, या आप लोग या हम लोगों की तरह जिस तरह अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है कि इस कज़न मैरिजेस करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जेनेटिकली जो डिजीज़ हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं आपकी नस्लों के अंदर, इस वजह से भी लोगों ने अब थोड़ा सा इस रुझान को कम किया है। आपको क्या लगता है? ये एक मेन फैक्टर है, लेकिन ये फैक्टर नहीं है। बहुत सारी जगहों पे वजूहत ये है कि देखिए एक अननोन फैमिली से जब रिश्ता आता है उसको जानने में, परखने में, चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन अपने ख़ानदान के लड़के पे जो पहले ब्लाइंड ट्रस्ट होता था या लड़की पे, अब लोग कहते हैं कि नहीं जी इनका अच्छा बुरा सब हमें पता है, ठीक है। तो अब ख़ानदान में शादी करते हुए लोग इसलिए भी घबराते हैं। अच्छा, तो अब अभी लड़कियों वालों की तरफ से किस तरह की डिमांड्स आती हैं और लड़के वालों की तरफ से किस तरह की डिमांड्स आती हैं, ज़रा उस हवाले से तो बताइएगा हमें। लड़की वालों से ज़्यादा लड़की की तरफ से अगर मैं डिमांड की बात करूं तो वो ज़्यादा डिमांड अब ये होती है कि जी जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है वो अब इस जनरेशन की लड़कियों को नहीं कबूल है। उनको नहीं अच्छा लगता, उनको ये बात नहीं पसंद आती। वो कहती है कि अगर लड़का रहता भी है माँ बाप के साथ तो बाद में हमें कहाँ पे रखेगा, या लुक्स पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज होने लगा है अब इस जनरेशन का। पहले ये होता था कि अच्छा जी लड़का अच्छा है, एजुकेशन अच्छी है, फैमिली अच्छी है तो ठीक है रिश्ता तय पा जाता था और बाकी की चीज़ें देखी जाती थी कि अच्छा जी कितना रिलीजियस है या कितना मॉडर्न है, जो जिसकी रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन अब दो चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं। अगर लड़कियों के हवाले से बात करूँ तो लुक्स पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज होता है, और सबसे ज़्यादा ये होता है कि जी अगर मेरा करियर है तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगी, या मेरा करियर नहीं है तो मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि मैं शादी के बाद जॉब करूं या काम करूं, ये मेरी मर्जी होनी चाहिए। अच्छा, क्या ये सिक्स फिगर सैलरी वाली भी डिमांड आती है? सॉरी, 6 फिगर सैलरी वाली के सैलरी इतनी होनी चाहिए या बिजनेसमैन होना चाहिए तब भी शादी करेंगे? डिपेंड करता है कि अगर लड़की का खुद का प्रोफाइल अच्छा है और उसकी भी इतनी ही सैलरी है, या उसके फादर या भाइयों का बिजनेस, या उसकी फैमिली का एक ऐसा कल्चर या बैकग्राउंड आ रहा है जिसमें कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इससे कम पे नहीं करेंगे, तो फिर आता है 6 डिजिट का फैक्टर, बिल्कुल आता है, इससे ज़्यादा का भी आता है।
ठीक है जी। मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिमांड्स आ रही होती हैं वो लड़की वालों की तरफ से भी आ रही होती हैं और लड़कों वालों की तरफ से भी आ रही होती हैं। शाज़िया रहमान मैच मेकर हमारे साथ मौजूद थी। शाज़िया, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर ग़ज़ाला, आपने सुनी सारी कॉन्वर्जेसन कि इस वजह से भी होता है कि बाहर ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ें चल रही होती हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो इसलिए कज़न मैरिजेस भी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है लोगों में, और अभी भी देहातों में ये चीज़ें होती हैं। जी, बहुत कॉमन है। लेकिन ये है ना कि आप शादी फैमिली में करना आसान है। हाँ, इसलिए लोग इजी को प्रेफर करते Exactly. हैं। ये छोड़ दिया कि भाई ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे और ये सारी चीज़ें क्या होंगी। और दूसरी बात है कि मेंटल कैपेबिलिटी मेरा ख्याल है मैच होनी चाहिए सबकी। Okay. ठीक है। और जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं कि आपकी फैमिली पे कोई उसके बैड इफ़ेक्ट्स हों। आप ये सोचें ना कि हमारी ज़िंदगियाँ बाहर वालों से कम तो नहीं है कि हम सुबह से रात तक बिज़ी होते हैं अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, उसी तरह ही आपका सोशल सेटअप भी होता है। तो मेरा ख्याल है कि नोबडी वांट टू बाउंड विद सम एबनॉर्मल चाइल्ड। ठीक है। और कोई भी अपने साथ डिजीज़ कैरियर भी नहीं लेके चलना चाहता। तो वो नॉर्मल चीज़ें चलती रहें तो एवरीबॉडी इज़ हैप्पी। और कोई भी ये नहीं चाहता कि फर्स्ट कज़न अवेलेबल है तो इसलिए उसके साथ शादी कर दी जाए। तो अगर उसकी खुदा न खास्ता इनफर्टिलिटी आ गई है क्योंकि वो फर्स्ट कज़न है और उसके पेरेंट्स भी फर्स्ट कज़न थे, तो ये वाले जो आफ्टर इफेक्ट के डिसऑर्डर्स हैं ना, ये नहीं लोग बेयर करना चाह रहे। अगर वो ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है they would preferably go to extend the relationships rather than getting into the marriage। और ये बीमारियां सारी ज़िंदगी की बीमारियां होती हैं। जी, ये नहीं है कि ज़िंदगी। 4-5 साल आपको इस बीमारी के साथ लड़ना पड़ेगा, जंग करनी पड़ेगी और उसके बाद आप रिकवर कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये बीमारियां सारी ज़िंदगी आपके साथ चलती हैं और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी वालिदैन ये चाहेंगे कि हम अगर बीमार हैं तो हमारे बच्चे भी वही बीमारी लेकर पैदा जनरेशन को भी वही पास ऑन करते हैं। एग्जैक्टली। तो तो इसलिए इसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगनी चाहिए ना, इसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगनी चाहिए। तो अगर आपका कोई कैरियर भी है और अगर उसकी हेल्दी के साथ शादी हो रही है तो इसका मतलब है कि बहुत कम चांसेस हैं, 25% से भी कम, अच्छा। कि वो अगली जनरेशन को पास ऑन करे क्योंकि वो उसकी एक नॉर्मल हेल्दी कपल के साथ शादी हो गई है। ठीक है। तो एक वेरिएशन प्रोड्यूस होती जाएगी आपकी जो कि ऑब्वियसली हेल्दी वेरिएशन। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जनाब अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है और आपसे भी यही कहेंगे कि अपने इर्द गिर्द भी ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, उनको इन्फॉर्मेशन दें इस हवाले से कि कज़न मैरिजेस की वजह से क्या क्या बीमारियाँ और ख़तरात लाहक हो सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ग़ज़ाला रूबी हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर ग़ज़ाला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और कज़न मैरिजेस के हवाले से बात कर रहे थे, उनकी कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से बात करते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम बात करते हैं शहरियों के मसाइल की। तो अवामी फलाह के लिए जितने भी मंसूबे बनाए जाते हैं या उन पे अमल दरामद किया जाता है तो काम अभी शुरू भी नहीं होता और उन पर बेज़ाब्तियों के अनासर ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं। और अगर कोई मंसूबा अल्लाह करके मुकम्मल हो ही जाता है तो बाद में लाजमी तौर पर या तो करप्शन या फिर खुर्द बुर्द के केसेस जो हैं वो हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह का सलूक सस्ता आटा स्कीम के साथ किया गया है। जब रमज़ान मुबारक के दौरान निगरान पंजाब हुकूमत ने वफाक के ताउन से मुफ्त आटा स्कीम शुरू की थी और जिसके तहत लोगों को मुफ्त आटा फराहम किया गया, लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि लाहौर समेत पंजाब भर से 18 लाख मुफ्त आटे के थैले गायब है। इससे पहले शायद हाकान अब्बासी साहब थे जिन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया था कि सस्ता आटा स्कीम में 20 अरब की करप्शन की गई। और दूसरी जानिब आटे की तरसील पर लगी 2 साल से आयद पाबंदी भी खत्म कर दी गई है और पंजाब हुकूमत ने आटे की बैनुल सूबाई तरसील पर से पाबंदी उठा दी है और साथ ही परमिट के जरिए भी पाबंदी खत्म कर दी गई है। और ये पाबंदी जो है इतवार
21 मई से हटा दी गई और अब आटे की फरामी का सिलसिला दोबारा बहाल हो चुका है, जिससे जो मार्केट में 20 किलो आटे का जो थैला है या उसकी कीमत में लगभग 1500 रुपये की कमी का इम्कान रोशन हो चुका है। तो करप्शन स्कैंडल तहकीकात में क्या क्या इंकशाफात हुए, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं और परमिट की पाबंदी ख़त्म करने से आम शहरी के लिए क्या फ़ायदा होने वाला है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। इन स्टूडियोज़ में इस वक्त हमारे साथ इमरान अकबर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद है। इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, शुक्र है। इमरान, आटे का मसला और ये मसला बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके हवाले से हम बात भी करते रहते हैं। पहले हमने देखा कि रमज़ान से पहले बहुत ज़्यादा मसला हुआ, फिर ये आटा स्कीम, मुफ्त आटा स्कीम आई और वो किस तरह उसको किया गया, अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया गया, ये कहेंगे कि जिस तरह वो फराहम किया जा रहा था आटे के थैले। अब ये इंकशाफ हुआ है 18 लाख थैले गायब हैं मार्केट से मुफ्त, ये इस स्कीम के क्या वजह है कि कहाँ खुर्द बुर्द हुई है, कहाँ करप्शन हुई है? देखिए मुनीबा, मैं पहले तो आपको ये बताऊंगा, रोटी हम रोज़ ही खाते हैं। हाँ जी। तो आपको याद होगा मेट्रो बस मनसूबा शुरू हुआ, जी जी, और इन ट्रेन मनसूबा शुरू हाँ। हुआ। तो जब ये मनसूबे शुरू होते हैं ना, तो हम भी थोड़ी सी दुआएं करते हैं कि हमारी न्यूज़ शुरू हो गई। हाँ। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि जब तक ये मनसूबा ख़त्म नहीं होगा तब तक तो खबर ही है। फिर मनसूबा बनने के बाद उसको बताते हैं कि इसको बैकअप किस तरह किया जा रहा है, इसका फॉलोअप किस तरह लिया जा रहा है। तो हमारे ज़हन में होता है कि हमारे पास इतना मवाद आ चुका हुआ है कि ना अब हमें ना कोई मसला नहीं है। सही। एक रिपोर्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरह पूरा साल जो है वो हर इंसान रोटी खाता है। रोटी आटे से तैयार होती है, आटा गंदम से आता है। तो गंदम जो है वो बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। हालांकि हम नहीं, हमारे बड़े बुरे तमाम लोग ये कहते थे कि हमारी ज़मीन जो है वो सोना उगलती है। हाँ जी बिल्कुल, ज़राई ज़मीन है ना, और यहाँ पे हर चीज़ पैदावारी लागत हमारे पास इतनी ज़्यादा और है। फिर भी इसके बावजूद हमें गंदम जो है वो इंपोर्ट करना पड़ती है। यानी कि इंपोर्ट मंगवाते हैं हम बाहर से ना, जिस तरह अब रशिया की गंदम आई है, 5 लाख मेट्रिक टन गंदम फेडरल में आई है। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि आपके इधर जो है सारी सूरत हाल गुमगू का शिकार रहती है पूरा साल, चाहे वो अफसरान हों, चाहे वो मिलर्स हों, अच्छा। चाहे वो शहरी हों। शहरियों को तो सस्ती रोटी मिलनी ही नहीं ना, यानी कि एक रेट पे नहीं मिलनी, जो मर्जी हो जाए। आपका शहर इतना बड़ा हो चुका है कि एक रेट पे रोटी मिलना बहुत मुश्किल बात है। बस से बाहर बात है कि एक तंदूर है, वो अगर आपको सरकारी रेट है जी 15 रुपये, आपको कुछ तंदूरों पर 15 रुपये मिल जाएगी, कुछ पर जो है वो 16, 17, 18। सरकारी रेट 15 रुपए जी 15 रुपये, लेकिन 20 रुपए की मिल रही है। ये आप खुद कह रही हैं। देखिए मेरे आप इलाके से 20 रुपए की मिल रही है। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ ना। नान 25 रुपए का है। हाँ, ऐसे ही अब है। आप जब भी सरकारी रेट 25 रुपए का करेंगे, चाहे दूध का रेट 140 से दही का रेट 165 कर देंगे, तो वो 165 पे नहीं बिकेगा, 140 पे दूध नहीं बिकेगा। गोश्त बड़ा जो है वो 700, 800, 900 रुपये में भी नहीं बिकेगा। छोटा गोश्त जो है वो 1200 रुपये में बिकेगा। चाहे वो छोटा गोश्त पहले 1000 का था, वो 1200 का कर दिया, अब वो 1500 सरकारी पे चला जाएगा। जी देखिए जी, हमें तो ये ट्रांसपोर्ट पे पड़ती है, आपने लेना ले। अब ये देखें जो छोटा गोश्त है वो 2200 रुपये किलो मिल रहा है। 2200 रुपये किलो आम, यानी कि आप खरीदे आपको पता लग जाएगा उसमें। मतलब आम सारिफ तो सोची, आप मुर्गी का रेट रोजाना आता है 567, 570, वो इतने की नहीं मिलती। वो इलाकों में 590, 600 इतने की साफ मिल रही है। मुर्गी कहते हैं जी 610। बिल्कुल। ये मौजूदा सूरत हाल भी रोटी के साथ ऐसे ही रहनी है। अब मुझे आज तक नहीं समझ लगी कि इतना कुछ इतनी इंतजामिया, इतने बड़े बड़े लोग, इतने सारा कुछ मजिस्ट्रेट्स, ये क्यों नहीं रोटी का रेट कंट्रोल कर पाते। आपके यहाँ आपने भी देखा, रमज़ान में हमने भी रिपोर्टिंग की कि फ्री आटा स्कीम शुरू की गई। बड़ी अच्छी बात है जी, फ्री आटा दिया जाएगा लोगों को। अब उन लोगों को दिया जाएगा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत थे। अब उसके लिए PITB को हायर किया गया, उसके लिए आप उनके बाकायदा कंप्यूटराइज सिस्टम में लेकर आए उनको आटा फराहम। हमने ये भी देखा कि आटा इस तरह से बांटा गया जैसे लोगों की तजलील की गई है, ऐसे उड़ा के इसलिए तो मैं कहती कि मैनेजमेंट सही नहीं है, और वो सारा हमें नजर आया। ट्रक के ट्रक गायब हो गए, और लोगों ने भी फिर इस तरह से फिर आटे के साथ जुल्म किया कि जिस तरह जो लोग सरकारी वहाँ पे खड़े थे वो भी छोड़ के भाग गए। इस तरह ही। और ये करप्शन के हवाले से मजीद भी बात करेंगे। अभी चेयरमैन है पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के आसिम रजा साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, अपना मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर करने के लिए आपने वक्त निकाला। आसिम साहब,
ये जो आटे का मसला है इस पर 12 मरतबा आपसे भी हम बात कर चुके हैं कि क्या इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, क्या इस तरह के मुस्तनद आगे लेकर इकदाम उठाने चाहिए ताकि ये जो दरीना मसला है इसको हल किया जा सके। बताइएगा, करप्शन के भी केसेस हमारे सामने आ रहे हैं कि 20 अरब की करप्शन हुई है, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन परमिट भी उनकी इजाज़त मिल गई आप लोगों को, ये जो अब इजाज़त मिल गई है और पाबंदी हटा दी गई है इसके ऊपर से, तो एक आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारा शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है और हम समझते हैं ओपन मार्केट मैकेनिज्म में ऑटोमेटिकली रेट स्टेबलाइज होते हैं। अच्छा। पिछले दिनों जब सख्ती थी तो आपने देखा कि पिंडी के अंदर 6000, लाहौर में 4700 रुपए गंदम का रेट चला गया था। तो उसकी बेसिक रीजन यही थी कि जो माल देही इलाकों से, व्हीट ग्रोइंग एरिया से बड़े शहरों की तरफ ट्रेवल कर रहे थे, रास्ते में चेक पोस्ट थी और रास्ते में उन्हें रोका जाता था, जिससे एक्सपेंस बढ़ जाता था। जब परमिट का इजरा किया गया तो सहूलत उससे हो गई, और जब फ्री मूवमेंट पंजाब में की गई तो उसे ऑटोमेटिकली मार्केट खुली और गंदम की प्राइसेस कम हुई, जिसकी वजह से आटे में आपने खातरखा कमी देखी। जिस तरह लाहौर की है मिसाल ले लें, 300-350 रुपया आटे का थैला कम हो गया लाहौर के अंदर। 2700-2800 वाला आटा आप 2300-2400 में अवेलेबल है। अच्छा। ये बेसिक मैं समझता हूँ कि ओपन होने की वजह से ये सारा मामला हो पाया। अगर आज फिर सख्ती शुरू कर दी जाए तो ये दोबारा प्राइसेस ऊपर की तरफ चली जाएंगी और मार्केट दोबारा महंगाई की तरफ जाएगी और आवाम को आटा फिर महंगा मिलेगा। लेकिन ये पाबंदी लगाई क्यों गई थी आसिम साहब, इस पे भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए, मैं क्योंकि 2 साल तक तकरीबन ये पाबंदी आप लोगों के ऊपर रही है। जी देखिए, इसी वजह से क्राइसिस आटे का या बोरानी कैसे चल रही थी। मुल्क में गंदम की जितनी कमी थी वो फाक को भी पता थी और बाकी सूबों को भी पता थी। अच्छा। और वो उतनी इम्पोर्ट होनी थी, लेकिन ये लिमिटाइज करके रिस्ट्रिक्शंस लगा के मिल को डिस्ट्रिक्ट या तहसील में बाउंड करके तो महंगाई खुद से की गई। ये पॉलिसी का फुकदान है, पॉलिसी की कमी है, उसमें खड़ा है। जब हम कहते हैं ओपन करें तो ओपन करने से हम ये तो नहीं कह रहे कि कहीं बाहर चला जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान, काजाकिस्तान का जो आटा आ रहा है वो हमसे बहुत कम प्राइसेस पे है। आज भी वहाँ पे 20 किलो का थैला 2000 में अवेलेबल है, तो हमारे व्हीट ग्रोइंग एरिया में भी 2000 रुपए पे नहीं है। तो वहाँ से इनवर्ट पाकिस्तान की तरफ तो आ सकता है। अच्छा। लेकिन यहाँ से बाहर जाना मुश्किल है। लेकिन थोड़ा सा मैं इस पे भी जानना चाहूँगी आसिम साहब के 2 साल तकरीबन ये पाबंदी रही है आप लोगों के ऊपर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे ये भी बताइएगा, ये पाबंदी के दौरान किस तरह की मुश्किलात का आप लोगों को सामना करना पड़ा, कितना नुकसान मिल्स मालिकान का हुआ, और ये जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन होती थी इसकी, उस हवाले से भी हमें बताइएगा कि उनको क्या क्या चीज़ें जो है वो भुगतना पड़ी थी। देखिए, इस टाइम पे जो पाबंदियां हैं वो अभी भी खत्म नहीं की गई। अच्छा। अभी कोर्ट ने एक फैसला किया जिसमें कोर्ट ने पूरे पाकिस्तान में फ्री मूवमेंट अलाउ की। ओके। लेकिन टिल दिस टाइम अपना जो गंदम है या आटा है उसको फ्रीली मूव नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ इस खबर पे कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हो चुके हैं और फ्री मूवमेंट हो सकती है, मार्केट डाउन देंगे। और अगर ये वाकई ही इजी मूवमेंट हो जाए तो पूरे पाकिस्तान के रहने वाले लोग अच्छे नरखों पर गंदम खरीद सकेंगे। तो क्यों नहीं हो रही है फ्री मूवमेंट, क्यों नहीं हो रही है, क्या वजह है इसकी? देखिए, ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं। वो एक अफगानिस्तान का बहाना लगा के कि ये पाकिस्तान से बाहर निकल जाएगी, तो इस वजह से ये लिमिटेशन कर दी जाती है जो आईने पाकिस्तान के खिलाफ बनती है। ये बॉर्डर इंटरनेशनल जो होते हैं उनको सख्त करना चाहिए, ना कि आप हर जिले और हर तहसील को पंजाब में टाइट कर दें। ये अब तक जो चल रहा है पिछले 2 सालों से, वो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलते हुए रोका जा रहा था। ये थोड़ा सा ईज डाउन किया कि पंजाब में मूवमेंट इजी हुई है, तो आप देखें कि रिकॉर्ड जो बाजार का है वो आपको देख लें, गंदम की प्राइसेस भी कम हो गई, आटा भी कम हो गया। और हम तो हमेशा यही कहते हैं कि इसको फ्रीली मूव करने दें, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा और नीचे आ जाएगा। अच्छा। अभी मैं सुन रहा था कि इमरान भाई तंदूर की रोटी की बात कर रहे थे जी। आप देखें ना कि पिछले साल इन्हीं दिनों में गंदम का रेट 2200 रुपया था कीमत, अभी 4100 रुपया है, डबल द प्राइस। जी। इसी तरह बिजली के नर्स, हुई गैस
या तमाम चीजें अगर आप देखें तो जो पिछले साल थी वो आज डबल हो गई है। तो वो डेफिनेटली महंगाई तो फिर क्रिएटेड है, किसी ने खुद साफ्ता नहीं की। जब गंदम की कीमत बढ़ गई, डबल हो गई, आटे की कीमत डबल हो गई, बिजली डबल हो गई, तेल पानी जो वो चीजें यूज कर रहे हैं, इवन लेबर डबल हो गई, तो वो जाहिर बात है उसका इफेक्ट तो फिर रोटी पे है करना। ठीक है आसिम साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अच्छा इमरान, आपने भी पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी आसिम साहब की। एक तरफ परमिट की इजाज़त दे दी गई है और उसके ज़रिए जो इम्कानात हैं कि 1500 रुपये कमी वाक़ई हो सकती है 20 किलो का जो थैला है आटे का। आपके पास इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए मुनीबा, 2750 रुपये का रेट रहा है पूरा अच्छा। महीना रमज़ान के फौरी बाद। हाँ। हम पहले ये कह रहे थे कि गंदम में इधर से महंगी कर दिया, गंदम का बाद आटा का थैला भी जो है 650 से 1250 रुपये का हो गया है 10 किलो आटे का थैला। तो ये तो रमज़ान के बाद ही पता चलेगा। जैसे ही रमज़ान खत्म हुआ है तो रमज़ान का पहला अभी हफ्ता खत्म हुआ है, तो जो सेकंड हफ्ता था वो फिर लोगों की चीखें निकलनी शुरू हो गई। अच्छा, उसमें ये हुआ कि अब ना 2750 रुपये आटे का थैला, ये जो हाई कोर्ट के जज हैं इस्लामाबाद से, उनको सलूट मारना चाहिए कि देखें उनके ये एक फ़ैसला है बैनुल सूबाई जो इजलास से पाबंदी ख़त्म की है, तो गंदम का रेट जो है वो आपका 4800 से 4150 हो गया, 4050 रुपये। आपका वैसे सरकारी रेट जो है वो 2316 रुपये है, आपका एक्स बिल रेट जो है वो 2400 रुपये है, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डालकर 2420 रुपये हो जाएंगे। अच्छा, ये 2420 रुपये का जो आटा है वो आपके दुकानदार कोई 2430 बेच देगा, कोई 2425 बेच देगा, कोई 2435 बेच देगा, मगर इतनी ज्यादा ग्राम फरोशी नहीं आती। जैसे ही ये आटे का थैला 2750 रुपये जाता है, समझ से बाहर हो जाता है कि 350-400 रुपये थैला, और ग्राम फरोशी कंट्रोल करने वाले कहाँ पे हैं? यानी कि हम ये बारहा दफ़ा कह चुके हैं कि ये लोग जो हैं छापा मार टीमें बाहर निकलती। अब मुझे बताएं कि रोटी वालों को क्यों नहीं पकड़ते? वो इसी वजह से पकड़ते हैं, वो भी खामोश हैं। अभी आसिम साहब ने बताया कि जो पिछले साल गंदम थी वो 2200 रुपये थी, अब देखें वो 4100 रुपये हुई है। रोटी जो पिछले साल थी वो 13 से 14 हुई, 14 से 15 हो गई। अब 15 की रोटी, 15 महंगा आटा लेकर वो कैसे सस्ती रोटी बेचेगा? उसने बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, वर्कर्स की सैलरीज भी देनी है, तंदूर के जो मसाइल होते हैं उनको, तंदूर आपको पता है हर 10 से 15 दिन बाद दोबारा बनाया जाता है, तो वो उसका पूरा खर्चा होता है। इनका एक पूरा सिस्टम है जिसका इन्होंने हर दफ़ा जब भी रोटी की कीमत बढ़ती है वो पूरा फार्मूला लेकर डीसी ऑफिस में जाते हैं, उसमें तय ही होता है। मगर इस दफ़ा परसों मैं उनको डिप्टी कमिश्नर को भी जो है उनकी भी अगर हम तारीफ़ ना करें तो अच्छी बात नहीं होगी। उन्होंने रोटी वालों की जो एप्लीकेशन थी 20 रुपये रोटी करने के लिए के हवाले से वो मुस्तरद कर दी है। दूध फरोशों की जो एप्लीकेशन थी वो भी मुस्तरद की है। दूध फरोश जो कह रहे थे वो कहते थे 220 रुपये किलो दूध होना चाहिए। अब जैसे ही वो 220 रुपये जाएगा तो दही कहाँ जाएगा? रोटी जो है, रोटी वाले कहते थे कि 20 से 25 रुपये की रोटी होनी चाहिए। उन्होंने ये दोनों एप्लीकेशन जो हैं उनको साफ साफ इनकार किया है। नई जो जो लिस्ट है नरफनामे की वो निकाली है जिसमें रोटी की कीमत जो है वो 15 रुपये है। और ये देखिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि आटा महंगा हो गया, आटे को सारिफ ने खरीदना है। लाहौर में 4000 से ज़ायद रजिस्टर्ड तंदूर है जो महकमा खुराक के असर उनके ऊपर असरअंदाज है महकमा खुराक। वैसे तो बहुत ज़्यादा तंदूर स्टोर्स हैं, मगर जो 4000 मेन स्टोर्स है वहाँ पर ये आटे की कीमत जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर हम जाते हैं, मार्केट से भी चेक करते हैं, टेलीफोन करके भी मुख्तलिफ स्टोर से चेक करते हैं, तो वहाँ पे जो आटे का रेट था वो बढ़ा हुआ नज़र आता था। इसी वजह से अभी मुझे कल परसों एक कॉल आई कि ये जी आपकी बड़ी काविशें, आपने पूरा महीना लगा के रखा है आटे वाले के हिसाब से ना, महकमा खुराक की रोज़ाना खबर देते रहे आप। तो ऑफिस से भी मुझे एक दो कॉल्स आई अच्छे लोगों की, वो उन्होंने कहा कि आपने इस इशू को उठा के रखा है, और इशू जो है वो हमने देखे इशू को बंद करके रखें तो कुछ ना कुछ निकल आता है। ज़ाहिर बात है वो हमारी खबर जो है वो कहीं ना कहीं। और दूसरा इमरान, ये इशू जो है ना बुनियादी इशू है कि हर घर में आटा जाना है, हर घर में रोटी खाई जानी है, तो एक बुनियादी इशू है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं होता। किसी को 5 नंबर मिलते हैं, किसी को 10 मिलते हैं,
किसी को 36 मिलते हैं हाँ और जी। किसी को 98, 99 और 100 भी मिल जाते हैं, मगर उसने कोशिश तो की ना, बिल्कुल ऐसे, कोशिश हाँ। करने से ही कुछ ना कुछ मिलता है। चल। तो ये सारी सूरत आसिम साहब साथ हैं। आसिम साहब, इमरान अकबर की भी आप बात सुन रहे थे, तो कुछ तजावीज़ हमें दें किस तरह के इकदाम उठाने, और आप भी सवाल करना चाह रहे हैं? आसिम भाई, मेरा सवाल एक ही है, ये जो एम्बेजलमेंट हुई है, खुर्द बुर्द का जो इंकशाफ हुआ है और नॉर्थ डिविजनल डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट मांग ली गई है, जो मैं रात को एक प्रोग्राम देख रहा था निजी टीवी में, उसमें बाकायदा तौर पर तारड़ साहब ने कहा कि जी डीजी नैब जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, उन्होंने जो 20 अरब की करप्शन का तहकीकात का कहा गया था उस पर नोटिस ले लिया है और उन्होंने इसकी तहकीकात का आगाज़ कर दिया, जिसमें हमारे पंजाब में भी नैब के अफसरान जो हैं वो महकमा खुराक से वो सारा डाटा वगैरह ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ये सारा कुछ हुआ है। लाहौर की जो है हम अगर बात करें तो यहाँ पे भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो है वो एक कमेटी बना दी गई है। ये आप समझते हैं कि ये खुरद-बुर्द हुई है, आटे के ट्रक गायब हुए हैं, क्या हुआ है? क्योंकि मिल से तो आटा इनको दिया जा रहा था, आगे से आटा कहाँ पे जा रहा था ये अभी तक सही तरह चीज़ सामने नहीं आ रही। देखिए, मैं इमरान भाई इससे ये कहूँगा कि जो इस दफा बड़ा शफाफ और बड़ा साफ सा तरीका था कि फ्लोर मिल्स ने अपने मिल गेट पे अपना डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के रैप को आटा हैंड ओवर करना था और उन्होंने आगे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी टू द जो फैमिलीज थी जो डिजर्व करती थी। तो इसके अंदर कोई ऐसी मैं नहीं समझता कि कोई एम्बेजलमेंट हुई है, कोई ऐसा मामला हुआ है, लेकिन अगर कुछ हुआ हो तो फ्लोर मिल की हद तक मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पहले का भी ऐसा मामला नहीं है। उसकी रीजन कि जब डिस्ट्रीब्यूशन गेट पे हो गई या डिप्टी कमिश्नर की रिक्वेस्ट पे आपने जो ट्रांसपोर्टेशन जो पॉलिसी में थी उसके 15 रुपए दिए गए थे, रखे गए थे, वो डिलीवर कर दिया उनको और उन्होंने उसकी रिसीविंग आपको दे दी। आगे वो पोर्टल पर अगर एंट्री होने से रह गया या जब ऐप PITP की आपको याद है बहुत लंबा रश पड़ जाता था तो वो विदाउट पंचिंग उसको लोगों को दे रहे होते थे। तो मेरा ख्याल है उससे उनका भी इतना कसूर शायद ना हो, लेकिन वो उसका जवाब वो सही दे पाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि फ्लोर मिल ने जो आटा दिया है और जो रिसीविंग हमारे पास है वो उस पहले की है जो हमने उनके हवाले किया। आसिम भाई मैं दोबारा से मासूमाना सवाल करूंगा कि आप अपने आप को क्लियर कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वक्त के साबिक वज़ीर आज़म हकान अब्बासी साहब एक इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि 20 अरब रुपए की तहकीकात करें, करप्शन हुई है, आटे में एम्बेजलमेंट हुई है, आटे में खुर्द-बुर्द हुई है, चेक करें ये कहाँ पे गया। इसके बाद बाकायदा तौर पर मौजूदा वज़ीर आज़म ने कहा कि एक धेले की भी करप्शन नहीं हुई। इसके बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब की तरफ से भी यही कन्वे किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि मिलर जो है वो इन्वॉल्व है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद समझते हैं, दूर तक आपकी रसाई है, आपको पता है कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक नकलो हमल पर पाबंदी है। तो ये सारी सूरत हाल को देखते हुए हमें बताइएगा कि आपको लोग सुन रहे हैं, तो वो हमें बताएं कि ये जो कमेटी बन गई इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। इमरान भाई, शॉर्ट करते हैं इस चीज को कि पंजाब में 13 करोड़ की आबादी है, एलिजिबल लोग 11.5 करोड़ थे। जब एक एक थैला तमाम बंदों को दे दिया गया जिसमें आप और मैं और तमाम लोग जो पंजाब में रह रहे थे उन सबको कह दिया गया कि इनको दिया जाए। इसका मतलब है कि 13 करोड़ के 13 करोड़ अवाम एलिजिबल हो गए। तो मुझे बताएं कहीं पे बेचने के कोई शवायद हैं कि किसी ने कोई बेचा? ऐसा नहीं हुआ, ये लोगों में बटा है। अगर सिस्टम डाउन था तो अगर किसी का विदाउट पंच हुए चला गया तो वो अलग इशू है। जहाँ तक ये अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि इस तरह की कोई खुर्द-बुर्दियां करप्शन नहीं हुई है? इस दफा ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम था कि हर बंदे का ID कार्ड पंच हुआ, फैमिली रजिस्टर्ड थी। जब से ये खबर शायद सरकार साहब वाली आई तो फिर हर आदमी की जिस तरह आपने बात की नजर होती है कि यार इसमें क्या हुआ होगा, उस हवाले से हमने भी थोड़ा बहुत गाइडलाइन देखा होगा। हमें ये समझ आया कि इस दफा कोई सिस्टम में ऐसा फ्लॉ नहीं था जहाँ पे कोई ऐसा मामला आ सके। लेकिन अगर फिर भी अपना एक प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कोई बात कही है तो फिर उसका कोई तरीकाकार भी वो बताए कि 20 अरब का कहाँ गया। उससे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन मेरी समझ से बालातर है। मैं इसलिए कहूंगा कि मेरी नजर में कोई करप्शन नहीं हुई। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपकी नज़र में इस तरह की कोई करप्शन नहीं हुई है। आसिम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन है पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने अपना जो मौक़िफ़ है हमारे साथ शेयर किया।
वो तो कह रहे हैं कि इस तरह की कोई करप्शन नहीं हुई है, तो ये सहरा किसके साथ जाता है देखिए, फिर कि करप्शन हुई है कि नहीं हुई है? देखिए, कौन वो ये कह रहे हैं कि देखेगा? हमने अपनी ना जो मिल गेट है ना वहाँ से हमने जो अपना ट्रक है वो इंतजामिया भेज के हवाले दिया। कर दिया। ठीक है। हमने अपने आटे के थैले गिनकर सही। उनका जो वाउचर है उनसे साइन करवाया और अपने पास रख लिया, अपना दरवाजा बंद ठीक किया है। और उनको कहा भाई ये आपकी मानत है। अब अच्छा, इनको तो वो कंप्यूटर में एंट्री आ गई, अपनी हद तक वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम क्लियर हैं। सही। अब आगे से आपको पता है कि हमने देखा, हमने रिपोर्टिंग करके भी दिखाया कि कई लोग कह रहे हैं हमें आटा नहीं मिल रहा। एक दफ़ा ये हुआ कि 15वां 16वां रोज़ा था, तो ये कह दिया गया कि हर किसी को अपना ख़ानदान में ना आटा फराहम किया जाए। अच्छा। और एक एक ख़ानदान का जो आईडी कार्ड लेकर जाता था उसको एंटर करते थे, उसको भी आटा दिया गया। रमज़ान में एक एक घर में, जो मैं आपको जन्म बता रहा हूँ, हुकूमत ने की नेकी है मगर गले पड़ रही है कि एक एक घर में 10-10 20-20 थैले भी गए हैं। अच्छा। खातीन आती थीं और बच्चे भी साथ उनके होते थे। मैंने 80-80 साल के बुजुर्ग भी देखे हैं, 80-80 साल की खातीन भी देखी है कि वो आटे का थैला सर पे रख के लेकर जा रहे हैं। हम परेशान होते थे कि ये क्यों इस तरह से कर रहे हैं। देखिए, मगर गुर्बत ऐसी है कि बहुत कुछ करवा देती है। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि अब ये ना तहकीकात का आगाज़ हो गया है। अच्छा। तमाम पंजाब के जो 36 डिप्टी कमिश्नर्स हैं, 9 डिविजनल कमिश्नर्स हैं, ये एक रिपोर्ट बनाकर महकमा खुराक को भेजेंगे। महकमा खुराक जो है वो नैब के हवाले रिपोर्ट करेगा और नैब जो है वो अपनी तहकीकात का अलग से उन्होंने सिलसिला, आपको पता है कैसे उनका एक अलग तरीका कार है। ठीक है। तो वो उसके बाद जो है वो सारी रिपोर्ट जो है वो आपको पता है कि आगे जाएगी ताकि पता चल सके कि इसके कहाँ पे खला आया है। और अगर खला आया है वो अगर करप्शन की सूरत में नहीं है, आटा बांटने की सूरत नहीं है, तो उसको नहीं गिना जाएगा। अगर करप्शन होगी तो उसको जरूर देखा जाएगा कि लाहौर शहर इतना बड़ा है तो यहाँ पे 100 आटे के ट्रक गायब है, रिपोर्ट में है। हम तो चाहते हैं कि जनाब ये जो दरीना मसला है आटे का, जो आए रोज़ बहरान की शक्ल इख्तियार कर लेता है और मार्केटों से आटे के थैले गायब हो जाते हैं, कि इसके हवाले से मुस्तनद पॉलिसीज़ बनाई जाए और इस मसले को हल किया जाए। इमरान अकबर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद थे। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बढ़ते हैं हम अगले सेगमेंट की जानिब। तो जनाब कहा जाता है कि बात से ही बात बनती है, और अगर आपको बात ही नहीं करनी आती ना तो आप ज़िंदगी के किसी भी महाज में कामयाब नहीं हो सकते हैं। ऑफिस हो या फिर आपका तालीमी मैदान हो, अपना अपने कारोबार करना है या फिर कोई आर्ट या कोई नौकरी करनी है, या फिर ख़ानदान में भी सबको मुतासर करने के लिए ना, या अपनी बात को समझाने के लिए, पहुँचाने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का इल्म होना बहुत ज़रूरी होता है। और किसी भी किस्म के माहौल में ढलने के लिए और लोगों से घुलने मिलने के लिए कम्युनिकेशन एक बुनियादी जुज़ भी है। स्कूल की प्रेजेंटेशन से लेकर नए दोस्त बनाने तक आपकी कम्युनिकेशन की सलाहियत ही है जो आपको समाजी सतह पर बुलंद भी करती है और आपकी मंजिल और अहदाफ के हसूल को तेज़ी से और आसानी से मुमकिन भी बनाती है। और अगर आप में कम्युनिकेशन की सलाहियत अच्छी है तो आपको आगे बढ़ने और अपने अहदाफ तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स है क्या और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। आज हम इस पर बात करेंगे। इन स्टूडियोज़ में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अरीज मुमताज़ हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, तो उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उन्हें किस तरह बेहतर किया जा सकता है। अरीज, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अरीज, कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे पहले तो बताइए, डिफ़ाइन कीजिए कि ये है क्या और किस तरह इनको बेहतर किया जा सकता है। जी, कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली ये है कि आप किसी भी बात के मानी को जो आप बयान करना चाहते हैं वो किस अंदाज में आसान तरीके से अगले पर वाज़े करते हैं। तो बेसिकली अगर आप अपना पैगाम अगले तक आसानी से और पूरे इत्मीनान के साथ पहुंचा देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अच्छा कम्युनिकेट कर दिया है। और इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जिससे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही आसान स्किल तो यह है कि आप आराम से घर में जब बैठे हैं तो आप
किसी टॉपिक को उठाएं और इस पे बातचीत शुरू कर दें। अच्छा। और अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर लें, या आजकल आपको पता है मोबाइल जो है वो सबके पास है, तो मोबाइल से आप अपनी वीडियो एक रिकॉर्ड कर लें। अच्छा। और उसमें बाद में देखें कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की हैं और उसकी जगह उसको इम्प्रूव करके दूसरी चीज़ों के बारे में जो ज़रूरी हैं कम्युनिकेशन के लिए, जैसे किताब पढ़ना और मुख्तलिफ जो इल्म वाले लोग हैं उनकी कंपनी में बैठना, तो ये सारी चीज़ें इख्तियार करके आप बहुत अच्छी अपनी स्किल्स को कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं उनके पास इल्म होता है, एजुकेशनिस्ट भी होते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन उन्हें कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह अपने अल्फाजों को दूसरों तक पहुंचाएं, किस तरह उन्हें अलाइन करें, किस तरह कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होने चाहिए। तो उस हवाले से क्या कहेंगे कि किस तरह के स्टेप्स हमें लेने चाहिए और वो कौन कौन से हो सकते हैं जो हमें कम्युनिकेशन में बेहतर बना सकते हैं? हाँ जी, उसके लिए ये ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बताया कि किताब का मुताला ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, रीडिंग हो गई, इसमें आपके जो वोकैबुलरी है, ज़ख़ीरे अल्फाज जो हैं वो बढ़ते हैं। जब आपके पास अच्छा ज़ख़ीरा अल्फाज होगा तो डेफिनेटली आप हर लफ्ज़ को अच्छी तरह से अदा कर सकेंगे और अपने पैगाम को बखूबी अगले तक पहुंचा सकेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा आप मौके ढूंढें। अच्छा। बाहर निकल जाएं, आप जो है वो दूसरे लोगों से जो है वो बातचीत करें, गुफ्तगू करें, और इससे आपकी झिझक जो है, हेजिटेशन जो है वो रिमूव हो जाएगी। अच्छा। तो इसी तरह जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी अंदर बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील करते हैं कई लोग, तो आप ऐसा करें कि आप फॉरेनर्स के साथ, फॉरेनर्स अक्सर जो है वो आए होते हैं टूर्स पे, तो आप उनके साथ बातचीत करें। उनके साथ जब आप बातचीत करेंगे तो आपकी हेजिटेशन दूर हो जाएगी। और वो जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते तो कई दफ़ा दे मेक फन ऑफ यू, और जो है वो आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और बात वहीं की वहीं रह जाती है। लेकिन फॉरेनर्स जो हैं उनके साथ जब आप बात करेंगे तो उनकी तो वो लैंग्वेज है, उन्हें तो इंग्लिश में ही बात करनी है, तो वो अपनी ही लैंग्वेज में बात करेंगे। तो इस तरह से आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो सकती हैं। और दूसरा ये कि वो आपका मजाक भी नहीं उड़ाएंगे, उन्हें पता है कि ये इनकी लैंग्वेज नहीं है, तो वो इतना लेवरेज दे देते हैं। बल्कि पाकिस्तानी होगा ना, उनके सामने आप थोड़ी सी गलत इंग्लिश बोल देंगे तो आपका बिल्कुल मजाक बनाना शुरू हो जाता है। इसी वजह से जो है बहुत सारे लोग डरते हैं इंग्लिश में बात करने से, लेकिन जब आप इस तरह के मौके अपनाएंगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क। लेकिन घर में मैंने सुना है कि मतलब हम भी जब अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो हमें भी ये कहा जाता था कि अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है तो शीशे के सामने खड़े होके जितना बोल सकते हैं उतना बोलें। तो ये कितनी अच्छी प्रैक्टिस है? ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। आप जो भी आपका मटेरियल है, मवाद है, उसको आप लेके और शीशे के सामने खड़े हो जाएं और उसको खुद से बोलें, और इतनी आवाज में बोलेंगे आपकी बात आपके कानों तक जो है वो आ रही हो। अच्छा। कई लोग जो है वो बस सोचते रहते हैं कि मैं ऐसे बोलूंगा, ऐसे बात करूंगा, तो वो कभी भी इम्प्रूव नहीं हो पाती जब तक आप उसको अच्छी तरह से ऊंची आवाज में डिलीवर नहीं करते। और आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं, क्लास के सामने खड़े हो जाएं, और उसमें जो है वो आप जो बात कहना चाहते हैं वो आप ऊंची आवाज में कहें, और देखें अपने चेहरे के तासुरात देखें, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत मैटर करते हैं। तकरीबन 90% जो कम्युनिकेशन होती है वो बॉडी लैंग्वेज से होती है, तो बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है कि हाउ यू मेंटेन योर आई कांटेक्ट विद अदर्स, और किस तरह से चेहरे पे आप एक थोड़ी सी स्माइल सजा सकते हैं। जब आप स्माइल सजाते हैं तो इससे जो सामने वाला है वो भी फ्रेंडली फील करता है और वो आपकी चीज़ों को अच्छी तरह से रिसीव कर पाता है। अच्छा, थोड़ा सा इसको प्रोफेशनली लेके चलें और उस पर बात करें तो प्रोफेशनली किस तरह की हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए? अगर हम कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें किन किन फैक्टर्स का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह बेहतर की जा सकती है? बिल्कुल ऐसा है। अगर आप इंटरव्यू फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो उसके लिए आप ऐसा करें कि जो इंटरव्यू के लिए जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो ऑनलाइन सारी चीज़ें इंटरनेट पे मौजूद हैं, आप वहाँ से कुछ क्वेश्चंस उठा सकते हैं और उसको आंसर बैक करें, खुद से आप उसको आंसर करें, उसकी यानी कि प्रैक्टिस करके जाएं। 3 to 4 टाइम्स अगर आप उसको प्रैक्टिस करके जाएंगे तो इंटरव्यू में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो किस मतलब उसमें बॉडी लैंग्वेज और आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो किस तरह के होने चाहिए? एक तो जैसे मैंने कहा कि आई कांटेक्ट मेंटेन करें। अब ये नहीं कि आप किसी से बात कर रहे हैं और आप जो है वो इधर उधर देख रहे हैं या आप नीचे देख रहे हैं, इससे शो होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। अच्छा। तो आई कांटेक्ट मेंटेन करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और फिर आप थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा आप जो है वो निगाह डाल सकते हैं, बट बेसिक यही है कि आप जो है वो रिलैक्स होके बैठें, हाथ जो हैं वो उनको बिल्कुल ऐसे बंद करके ना बैठे, थोड़ा सा ओपन रखें और बात के साथ आप जो है हाथों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा फुट मूवमेंट और लेग मूवमेंट ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
तो आपके लिए जो बेस्ट सिटिंग पोस्चर है वो ये हो सकता है कि अगर आप ऐसे बैठे हैं तो आप हाथों को यूं रख लें। तो ये इक्वली मेल और फीमेल दोनों के लिए बेस्ट पोस्चर होता है। और सिट स्ट्रेट, आराम से रिलैक्स होके स्ट्रेट होके बैठे आप। और या फिर आप थोड़ा सा लीनिंग पोस्चर कर सकते हैं, थोड़ा सा आप आगे होके बैठे हैं, तो ये भी शो करता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं कि दूसरा क्या बात कर रहा है आपके सामने। तो ये भी बहुत अच्छा है कि आप इस तरह से अपने पोस्चर पे वर्क करना शुरू कर दें, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करें। आवाज़ का उतार चढ़ाव से भी आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। और सर की मूवमेंट, जब कोई चीज़ आप पॉजिटिव बता रहे हैं तो आप सर की मूवमेंट जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ ना करें वरना वो ऑड लगेगा थोड़ा। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये कम्युनिकेशंस में ही आ जाती, कम्युनिकेशन स्किल्स में ही आ जाती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ आप बोल रहे हैं, आपकी बाकी चीज़ें भी इसके अंदर मैटर करती हैं। सही है, जो आप बोल रहे हैं वो सिर्फ 10% जो है वो काउंट होता है, 90% जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज काउंट होती है। तो इसलिए उस पर वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। ये तो प्रैक्टिस करें। हाँ, प्रोफेशनली इतना इम्पॉर्टेंट है। आपने अगर किसी ऑफिस में भी आपने जाना है तो वहाँ पर भी कलीग के साथ भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी बेहतर होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दूसरा कि अगर हमारी हम दोस्त अहबाब के साथ बैठे हुए हैं, हमारी पर्सनल लाइफ है, अगर गैदरिंग में बैठे हुए हैं, घर में फैमिली गैदरिंग है, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए कि वो इम्पैक्टफुल भी लगे और अच्छी भी हो। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बी पॉजिटिव। आपके अंदर जो आपकी थिंकिंग है दूसरों के लिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए और दूसरों की बेहतरी जो है वो आपका मकसद होना चाहिए। सही। तो इस तरह से आप जब उनसे कम्युनिकेट करेंगे तो आप जो है वो बहुत अगला जो है इंसान, जो आपके सामने वाला शख्स है, वो आपसे बहुत कुछ लर्न करेगा, नॉलेज आप कन्वे कर पाएंगे और आप से बात करके उसको भी अच्छा लगेगा और आप खुद भी रिलैक्स होंगे कि यू आर डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव। तो इस तरह से ये चीज़ आप अपने कोलीग्स के साथ भी इस तरह से आप बात कर सकते हैं और जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिनसे आप मिल रहे हैं तो उनके साथ भी आप इसी को अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप अच्छी चीज़ और नॉलेजेबल चीज़ जो है वो शेयर करें जो आपके पास है। और वैसे भी इल्म तो फैलाना चाहिए, तो जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको आप एक्सचेंज करें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक अच्छा काम आप कर रहे हैं। बिल्कुल। जब आप इस माइंडसेट के साथ अपनी बात को एक्सप्लेन करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा और आप रिलैक्स भी फील करेंगे। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स में ज़्यादातर लोगों का शायद मिसकंसेप्शन है या आई डोंट नो क्या है, ये आप हमें क्लियर करेंगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स तभी बेहतर होंगी जब आपको इंग्लिश आती होगी। वाकई इज़ इट ट्रू कि अगर आपको इंग्लिश आ रही है तभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती हैं या वैसे भी अच्छी हो सकती हैं? नो डाउट इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आजकल क्योंकि मोस्ट ऑफ कंट्रीज दे जस्ट स्पीक इंग्लिश और सारा नॉलेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, मोस्ट ऑफ दैट। तो इंग्लिश लैंग्वेज की एक वर्ड्स तो है और हमारे कंट्री में डेफिनेटली आप कहीं अच्छी जगह पे जाते हैं इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे आपका इंटरव्यू ही इंग्लिश में होता है, तो फिर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। अच्छा। और उसके लिए आप वही है कि हार्ड वर्क करें, कुछ इंस्टीट्यूट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। और जो है टॉक विद फॉरेनर्स, आप ये काम कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज अगर इम्प्रूव होगी तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं बीइंग लिविंग इन पाकिस्तान। लेकिन कम्युनिकेशन जो है वो आप अपनी मादरी ज़बान उर्दू में भी कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी चाहे आप उर्दू में बात करें, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास उस लैंग्वेज का अच्छे ज़ख़ीरे अल्फाज का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब जिनके पास फॉरेनर्स नहीं है, जिनके साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिनके पास इंस्टीट्यूट जाने के लिए पैसे नहीं हैं, जो बाहर नहीं जा सकते हैं, घर पे रह के वो किस तरह अपनी इंग्लिश बेहतर कर सकते हैं? उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। ऑनलाइन जाके आप जो है वो मुख्तलिफ ऐप्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें यह है कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एक फैसिलिटी है उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप बात करते हैं और आपको आगे से रिप्लाई जो है वो आता है। ट्रू। तो आप ऑनलाइन रह के जो है वो काफ़ी लोगों से बात कर सकते हैं इस तरह से। और AI यानी कि जो मैकेनिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको यूज़ कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। तो इसके लिए यही नहीं कि आपको बाहर ही जाना है, अगर आप घर रह के, असल चीज़ तो है विल आपके अंदर अगर किसी चीज़ की है तो डेफिनेटली यू गो फॉर दैट और उसके लिए आप एफर्ट कर लेते हो। एग्जैक्टली। जो एजुकेशनिस्ट हैं जो ब्रॉडर स्केल पे जो इस तरह के हवाले से इनिशिएटिव ले सकते हैं या अवेयरनेस फैला सकते हैं, उनका कितना अहम किरदार है? हाँ,
उनका बहुत अहम किरदार है डेफिनेटली, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस लेवल और कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे स्कूल लेवल से ही स्टार्ट होती हैं। बिल्कुल और तभी हमारी जो टीचर्स हैं अगर वो हमारे अंदर बिल्ड इन करना शुरू होंगी तो हम जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये स्कूल लेवल पे जरूर इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, जैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स बच्चों में जो है वो डेवलप करनी चाहिए, और उसमें मेक श्योर कि हर बच्चा जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हो। हाँ। आप क्लास में कोई एक टॉपिक रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को कह सकते हैं कि इसको आप प्रेजेंट करें 1 by 1 और सारे इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। आपने ये नहीं करना अगर कोई शाय है तो उसको आप छोड़ देंगे, ठीक है ये तो करते ही नहीं है, इसको आप हम जो है वो क्यों बुलाएं और समथिंग लाइक दैट। आपके लिए सब स्टूडेंट्स इक्वल होने चाहिए और सबको बल्कि उनके ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल ऐसे है, वो ज्यादा बेसिकली वर्किंग के जो है वो डिजर्विंग है, तो डेफिनेटली उनके ऊपर ज्यादा वर्किंग की जरूरत है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्कूल्स में ये होना चाहिए, और स्कूल्स में जो है वो करने के बाद यूनिवर्सिटी लेवल इवन जो है वहाँ पे भी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं वो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी बात को कन्वे ही नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली जो है वो अगला इंसान जो है वो आपकी बात को समझ नहीं पाएगा और वो सारी चीज़ें आपके अंदर ही रह जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही, और आप अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजार भी नहीं सकेंगे। हमारे साथ अरीज मुमताज़ एजुकेशनिस्ट मौजूद थी। अरीज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके यहाँ आने का। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से हम बात करते हैं, किस तरह इनको इम्प्रूव किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है घर पर रह के। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तानी फिल्मों के मशहूर विलन अदीब को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत चुके हैं और उन्होंने 400 से ज़ायद फिल्मों में काम किया है। मौला जट, हीरा पुत्र, शेर खान जैसी फिल्मों में जानदार अदाकारी के उन्होंने जौहर दिखाए हैं। उनकी ज़िंदगी पर बनी ये रिपोर्ट देखते हैं। और जनाब इसी नोट पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।